तो मतदान जो जनता ने जो विश्वास भारतीय जनता पार्टी के प्रति जताया वो वोट प्रतिशत जरूर बढ़ेगा। ये बात जरूर है कि इस बार मतदान की प्रतिशतता कम हुई थी। मतदान कम होने की वजह से जो जीत का डिफरेंस है वो उतना नहीं हो सकता जितना 2014 में हुआ, 2019 में हुआ। लेकिन कांग्रेस की जो एक सीट जरूर अभी आपने अपडेट किया मुरारीलाल जी मीणा की, जहां से 1 लाख वोटों से वो अधिक है। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि अधिकतर सीटें कांग्रेस वहां से अपडेट जो कर रही है वो 5 से 10,000, 10-15,000, 20,000 वोटों से कर रही है। तो कुछ समय बाद जब ये राउंड चलेंगे तो ऐसा होगा कि भारतीय जनता पार्टी की अधिक सीटें जो है अधिक से अधिकतम जो है बहुमत जो राजस्थान से मिलेगा वो भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी जीतेंगे। आप देखें लोकसभा भीलवाड़ा से आप भारी मतों से आगे चल रहे हैं और कुछ जगह ऐसी है जहां से भारतीय जनता पार्टी बहुत ज्यादा लाखों मतों से आगे चल रही है। विकास जी, क्या कुछ कारण रहे हैं जो इस तरीके के जो रुझान है वो देखने को मिल रहे हैं? कांग्रेस पार्टी लगातार एक तरफ बात की जा रही थी कि 25 की 25 सीटें जो है वो बीजेपी साफ तौर पर जीतते हुए नजर आएगी, लेकिन रुझानों की अगर बात की जाए तो जैसे गोसा की बात की जाए तो वहां पर 1 लाख वोट से जो वहां कांग्रेस के कैंडिडेट हैं वो आगे चल रहे हैं। तो ऐसी तमाम सीटें जहां पर कांग्रेस भी आगे चल रही है, क्या कुछ कारण रहे हैं कि बीजेपी जिस तरीके से कह रही थी कि 25 की 25 कमल जो है वो हम नरेंद्र मोदी को देने वाले हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनमें खलल पड़ता हुआ साफ तौर पर ग्राउंड पर नजर आ रहा है? वो आयुष अभी आप बता रहे हैं कोटा बस से 2 मिनट के लिए आपको रोकना चाहूंगा विकास जी, 2 मिनट के लिए रोकना चाहूंगा। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, आपको बता दें एक इलेक्शन ब्रेकिंग सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, आपको बता दें कि जयपुर शहर लोकसभा सीट पर यह बड़ी अपडेट सामने आए हैं। लगातार वहां पर एक कड़ी टक्कर देखने को मिल रही थी और बीजेपी कैंडिडेट जो है वहां पर आगे बताई जा रही थी। जयपुर शहर सीट पर 13 राउंड की गिनती जो है वो पूरी हो चुकी है। इसी के साथ साथ बीजेपी प्रत्याशी मंजू शर्मा 2 लाख वोट से आगे चल रही है। तो जयपुर शहर की सीट पर यह अपडेट सामने आया है, यहां पर 2 लाख वोट से जो वहां की कैंडिडेट है मंजू सिंह वो आगे चल रही है। और कहीं ना कहीं जयपुर शहर सीट से कांग्रेस के लिए एक सेटबैक है, क्योंकि 2 लाख वोट से मंजू सिंह जो है वो आगे चल रही है। आपको बता दें कि 13 राउंड की वोटिंग जो है यहां पर हो चुकी है। जयपुर शहर लोकसभा सीट जो है वहां पर तमाम प्रत्याशी जो है बीजेपी के बड़े नेता जो है यहां पर प्रचार प्रसार करते हुए नजर आए थे और 13 राउंड की गिनती यहां पर पूरी हो चुकी है। और इसी 13 राउंड की गिनती के बीच ये खबर सामने आई है कि मंजू शर्मा 2 लाख वोट से यहां पर आगे चल रही है और लगातार ये बड़े अपडेट सामने आ रहे हैं। तो बीजेपी प्रत्याशी मंजू शर्मा 2 लाख वोट से आगे चल रही हैं। आपको बता दें कि जयपुर सीट से ये बड़े अपडेट सामने आ रहे हैं और इसी के साथ साथ विकास जी हमारे साथ लगातार मौजूद हैं और जयपुर से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि भरतपुर से 11वें राउंड की गिनती जो है वो लगातार जारी है। भरतपुर से भी खबर सामने आ रही है, 11वें राउंड की गिनती जो है लगातार जारी है। 10 राउंड के बाद कांग्रेस की बड़ी बढ़त यहां पर देखने को मिली है। तो ये एक और बड़े अपडेट सामने आ रहे हैं, लगातार उलटफेर का सिलसिला जो है वो जारी है। आपको बता दें कि संजना जाटव जो है 37,000 वोटों से यहां पर आगे चल रही है और 10वें राउंड के बाद कांग्रेस की यह बड़ी बढ़त देखी जा रही है और 10वां राउंड जो है वो यहां पर पूरा हो चुका है और संजना जाटव जो है वो 37,000 वोटों से यहां पर आगे नजर आ रही है। भरतपुर में 11वें राउंड की गिनती जो है वो लगातार जारी है और लगातार ये ब्रेकिंग्स, ये अपडेट्स जो है और इसी खबर को लेकर के हमारे साथ बीजेपी नेता विकास हमारे साथ लगातार मौजूद है। विकास, जिस तरीके से तमाम अपडेट्स जो हैं वो सामने आ रहे हैं, तमाम सीटें ऐसी भी हैं जहां पर कांग्रेस आगे चल रही है, चाहे गोसा की बात की जाए, अभी एक सीट पर भी कांग्रेस लगातार आगे चल रही है। तो इन सीटों के बारे में आपका क्या रुझान है, क्योंकि 11 राउंड की वोटिंग लगातार यहां पर भी हो चुकी है और एक बड़े मार्जिन के साथ कांग्रेस आगे यहां पर देखी जा रही है? अभी 11, 12, 13 राउंड चल रहे हैं और लगभग 20, 22, 23 और 28 के लगभग राउंड है अलग अलग लोकसभा सीट के आधार पर। तो कुछ जहां जहां पर कांग्रेस कुछ मतों से 10,000, 20,000, 35,000 वोटों से आगे चल रही है तो वो कुछ समय के लिए मान लें आप रुझान है। लेकिन जहां भारतीय जनता पार्टी वो आगे चल रही है वो 1 लाख से 50,000 से 65,000 से इन वोटों से आगे चल रहे हैं, चाहे वो जालोर से ले लें और कई सीटों से ले लें। तो आप ये मान के चलें कि जो मतदान का प्रतिशत है, जो आम जनता ने जो अपना विश्वास जताया वो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को जताया है, क्योंकि अधिकतर जो मतदान हुआ वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हुआ है। और आप ये देख रहे हैं कि जिस तरह से जयपुर का भी आप अपडेट दे रहे थे, जयपुर में 2 लाख वोटों से लोकसभा प्रत्याशी मंजू शर्मा जी आगे हैं और करीब करीब वो जो है मतगणना की जो राउंड पूरे हुए, अभी काफी राउंड अभी और बाकी हैं। तो ये जो मतदान प्रतिशत जो जीत का तय होगा वो काफी मतों से होगा, आप देखेंगे।
जी विकास जी, लगातार तमाम चीजें जो है वो भी देखी जा रही है। जिस तरीके से शहरी इलाकों में अगर बात की जाए तो बीजेपी लगातार एक बढ़त बनाए हुए है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों की अगर विकास जी बात की जाए तो वहां पर चुनाव के टाइम भी आप लगातार ग्राउंड पर मौजूद होंगे। कई गांवों से ये अपडेट आ रहे थे कि चुनाव को बायकॉट किया जाएगा क्योंकि पानी की समस्या वहां लगातार बनी हुई थी। तमाम तरीके की समस्याएं जो है वो लोग वहां पर झेल रहे थे। कई जगह सड़कों को लेकर के खबरें सामने आ रही थी। तो कहीं ना कहीं क्या ग्रामीणों का एक आक्रोश है जिसके कारण ये आंकड़ा जो है ये बीजेपी जिस तरीके से चाह रही थी कि 25 की 25 सीटें बीजेपी के फेवर में गिरती हुई साफ तौर पर नजर आएगी, लेकिन कांग्रेस कहीं ना कहीं कंपटीशन में खड़ी हुई नजर आ रही है। आयुष, मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि जो ग्रामीण सेक्टर का जो डेवलपमेंट और विकास का जो कार्यक्रम है, चाहे वो उसमें आप जलदाय से संबंधित ले लें, विद्युत आपूर्ति से संबंधित ले लें, जो मूलभूत जो आवश्यकताएं उनकी है वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में जो काम होने थे, तो 5 साल कांग्रेस सरकार थी तो स्टेट गवर्नमेंट में वो काम हुए नहीं, तो मतदान का प्रतिशत कम हुआ क्योंकि वोट करने के प्रति जो थे कांग्रेस से उनकी नाराजगी थी। कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे उन्होंने भी वोट नहीं किया क्योंकि नेतृत्व विहीन यहाँ राजनीति हो चुकी थी राजस्थान में, और शीर्ष नेतृत्व भी आप देखें तो इस प्रकार की जो स्थिति रही, तो कई गांवों में विरोध किया गया कि साहब वोटिंग का, तो विधानसभा चुनाव के दौरान किया गया। तो विधानसभा चुनाव में जब इस प्रकार का किया गया तो उसका परिणाम है कि वोट प्रतिशतता कम हुई। लेकिन चूंकि कांग्रेस की जो स्थिति है वो तो कहीं आपसे या धरातल से छुपी हुई नहीं है और आप मतदाता भी भली भांति रूप से जानते हैं, लेकिन वर्तमान में जो स्थिति है माननीय प्रधानमंत्री जी की जो है वो लगातार उनके कार्यों को जनता देख रही है और जनता उन्हीं के आधार पे वोट कर रही है। तो वोट जो अभी भी हम देख रहे हैं कहीं जो कुछ सीटें जिन पर रुझान कांग्रेस का आ रहा है, जहां कुछ आगे चल रही है, तो हम आप देखेंगे 2 बजे 4 बजे के आसपास जो आप देखें कि ये कुछ सीटें जो आगे पीछे हो जाएगी। और ये जो जिस तरह का अभी सिनेरियो दिख रहा है कि 14-11 का जो है वो मैं समझता हूं कि अधिकतर 14 की जगह बीजेपी 18, 19, 20 जहां तक पहुंच जाएगी और 11 से ये कांग्रेस जरूर कम की ओर जाएगी, क्योंकि अभी जितना जो एक डिफरेंस है, क्योंकि लोकसभा में आप जाने कि कितने लाखों वोटों होते हैं तो उसमें 20, 25, 30 हजार की कोई बढ़त विशेष रूप से बढ़त नहीं होती है। हाँ, ये बात जरूर है कि जिन मतों से 2019 में जो जीत भारतीय जनता पार्टी ने दर्ज की है तो वो अंतर जरूर कम हो सकता है, लेकिन जीत होगी ऐसा मानना है और आप खुद इस बात को महसूस करेंगे। विकास जी, जीत तो कम होती हुई नजर आ ही रही है, लेकिन जिस तरीके का आंकड़ा लगातार दिया जा रहा था, 400 पार की बात की जा रही थी, राजस्थान की 25 की 25 सीटें जीतने की बात की जा रही थी, और जिस तरीके से आप लगातार कह रहे हैं कि आंकड़ा जो है वो थोड़ा सा कम होगा, क्या कुछ कारण रहे विकास जी जिस तरीके से यह डायवर्शन ऑफ वोट देखने को मिला है? देखो, डाइवर्जन ऑफ वोट का क्या है, जब तक परिणाम पूरी तरह से ना आ जाएं, क्योंकि अभी मैं समझता हूं या जहां तक आप भी देख रहे हैं और अपन जान रहे हैं कि लगभग आधे दौर पे बीच में आ चुके हैं। अभी आधी 10, 11 राउंड, 12 राउंड हो चुके हैं और कम से कम 22, 23, 28 अलग अलग लोकसभा के हिसाब से राउंड है, 20 से कम राउंड किसी में है नहीं। तो जो राउंड है उस आधार पर हम 20 के मजदार में खड़े हैं, तो अभी यह किसी प्रकार का निर्णय करना उचित नहीं होगा। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जब ये 18 राउंड हो जाएंगे, 17 राउंड हो जाएंगे, 19 राउंड के आसपास हम आने लगेंगे, तब ये महसूस होने लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी को जो वोट आप जनादेश जो दे रही है जनता उनके प्रति और कांग्रेस के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति समर्पित भाव से वोट दिया है, उसका जो है निर्णय हम सबके सामने होगा। इस तरीके से विकास जी लगातार आप प्रधानमंत्री मोदी की रैलियों की बात कर रहे हैं, तो जयपुर में उनकी रैलियां देखने को मिली थी, तमाम शहरी क्षेत्रों में उनकी रैलियां देखने को मिली थी, और जिस तरीके से देखते हैं कि भजनलाल शर्मा भी लगातार प्रचार प्रसार करते हुए नजर आ रहे थे, तमाम जगहों पर भी जाते हुए नजर आ रहे थे, तमाम बड़े नेता वहां पर प्रचार प्रसार करते जा रहे थे। वहीं अगर बात की जाए कांग्रेस की, तो अशोक गहलोत भी ग्राउंड पर इस वक्त मौजूद थे, उनके बेटे के लिए भी प्रचार प्रसार करते हुए नजर आते हैं, सचिन पायलट लगातार प्रचार प्रसार करते हुए आ रहे थे। तो कहीं ना कहीं शुरुआत से ही एक कांटे की टक्कर यहां पर देखने को मिल रही थी, लेकिन जिस तरीके से लगातार एग्जिट पोल में भी चीजें सामने आई, 25 की 25 सीटें बीजेपी को जाती हुई नजर आए, पर अब जिस तरीके से रुझानों की अगर बात की जाए तो वहां पर एक डायवर्शन लगातार देखने को मिल रहा है। ग्रामीण कहीं ना कहीं आपसे छटकते हुए नजर आ रहे हैं, या ग्रामीण क्षेत्रों में जिस तरीके से अशोक गहलोत प्रचार प्रसार करते हुए नजर आए थे, सचिन पायलट प्रचार प्रसार करते हुए नजर आए थे, और सोशल मीडिया की अगर बात की जाए तो सोशल मीडिया पर भी कांग्रेस लगातार वहां पर एक्टिव नजर आई थी। बीजेपी के मुकाबले कांग्रेस के व्यूज जो थे वो लगातार ज्यादा आ रहे थे। तो कहीं ना कहीं क्या ये सोशल मीडिया को लेकर के चूक हुई है कि सोशल मीडिया पे उतना अच्छा परफॉर्मेंस बीजेपी नहीं कर पाई, या फिर ग्रामीण क्षेत्रों में जो कम प्रचार हुआ है उसको लेकर के ऐसे रुझान जो हैं वो सामने आ रहे हैं? आयुष, मैं आपसे एक बात और कहना चाहूंगा कि माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब के जो पुत्र हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं जालोर से, तो आप ये देखें कि वहां भी वो पिछड़ रहे हैं, वो लगभग लुम्बाराम चौधरी से काफी वोटों से पीछे हैं। तो जो राजस्थान की जो स्थिति में आपको कहना चाहूंगा कि यहाँ पर जो गहलोत साहब हो चाहे पायलट हो कांग्रेस के, उनका कहीं कोई इस तरह का नजर नहीं आया पाया है जो ऐसा दिखाई दे रहा है। अब इन्होंने किस तरह से समीक्षा की, कांग्रेस किस तरह से माननीय जो पूर्व मुख्यमंत्री अपने पुत्र को जिता पाने में, उनको बढ़त बनाने में सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में हम ये कहना जल्दीबाजी होगा कि जब वो खुद के पुत्र को जिताने अपनी 5 साल के जो कांग्रेस में उन्होंने कार्य किए,
कि ये उनकी बदौलत भी जनता उनको मतलब बराबर भी नहीं पिछड़ रहे हैं वो, तो ये माना नहीं जा सकता कि कांग्रेस ने वो किया और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहीं चूक हुई। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा हर वक्त मौजूद रहते हैं और जनता के साथ रहते हैं और कदम से कदम मिला के चलते हैं। चूक अचूक जो है या फिर जिस तरह की जो सीनेरियो कांग्रेस ने किया, जातिवाद, संविधान बदल देंगे, इस तरह का जो पब्लिक में एक गुमराह करके जो रूमर फैलाई उसका हुआ, तो कहीं ना कहीं कुछ इस तरह की बात हुई, तो कुछ रुझान जरूर इस तरह से कुछ समय के लिए बढ़े हुए हैं, लेकिन वो कुछ समय में आप देखेंगे कि वो वापस उसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सीटें अधिक से अधिक आएगी। विकास जी, क्योंकि लगातार प्रधानमंत्री की मोदी की रैलियां राजस्थान में लगातार होती हुई आई है और एक मुद्दा वो लगातार उठाते आए हैं, राम मंदिर को मुद्दे को लेकर के लगातार वे प्रचार प्रसार करते हुए आए हैं। राजस्थान में कहते आए हैं राम मंदिर का मुद्दा उन्होंने लगातार उठाया है और इसी के साथ साथ 370 का मुद्दा वो उठाते हुए आए हैं। तो राम मंदिर और 370 का जो मुद्दा था वो राजस्थान में कितना इफेक्टिव नजर आ रहा है? ये राष्ट्रीय मुद्दे हैं और राष्ट्र के जो मुद्दे हैं वो राष्ट्रीय सरकार बनाने के लिए माननीय मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, तो उनके द्वारा किए गए कार्यों को आम जनता ने सराहा है और उसी की बदौलत है कि उनके जो कार्य किए गए हैं कि आज 2 लाख से अधिक वोटों से जयपुर से लोकसभा प्रत्याशी आगे चल रहे हैं और भीलवाड़ा के जो लोकसभा प्रत्याशी है वो भी इतने वोटों से आगे चल रहे हैं। जगह जगह वोट जो बढ़ते जा रहे हैं, ये बात अलग है कि शुरुआती रुझान में कांग्रेस के कुछ जगह दिखाई दे रहे हैं और दौसा जी सीट पे लगभग 1 लाख वोटों से आगे चल रहे हैं मुरारी लाल मीणा। बाकी आप अधिकतर आप देखना चाहेंगे तो मैं ये कहना चाहूँगा भारतीय जनता पार्टी आज भी पूरे भारत देश में आप देखें अधिकतम सीटों पर आगे लीड कर रही है और भारतीय जनता पार्टी की माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को मजबूत हाथ देने के लिए ताकि तीसरी बार वो प्रधानमंत्री बन के और देश में जो और ऐतिहासिक फैसले कर सके, उनके लिए जनता तत्पर है। और आप ये खुद महसूस करेंगे और थोड़ा समय बाद जब रुझान 3-4 बजे होने लगेंगे तो ये बात सामने आने लगेगी कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति जनता ने भरोसा जताया। विकास जी, जिस तरीके से आपने लगातार बातें कही है कि भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है, लेकिन एक नारा दिया जा रहा था विकास जी कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो 370 पार कर जाएगी और जो एनडीए है वो 400 का आंकड़ा पार कर जाएगी। अभी के रुझान जिस तरीके से दिख रहे हैं, कि आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी वो जादुई आंकड़ा जो है उसे छू पाएगी? जादुई आंकड़ा हम ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हर वक्त अपने कार्य के प्रति समर्पित रहता है और किसी एजेंडा और किसी कार्य के लिए हमेशा एक निरंतर रूप से कार्य करते रहते हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को एक चुनौती की तरह लेते हैं और चाहे चुनाव बड़ा हो, लोकसभा का हो चाहे छोटा हो, लेकिन कार्यकर्ता हर वक्त तत्पर रहता है। ये अलग बात है कि जनादेश जिस प्रकार से मिलना है वो कितने मतदाता कितने मत प्रतिशत से अधिक जो 2014 में था, फिर 2019 में और बढ़ा, अब वो 2024 में जो है मतदान प्रतिशत कम हुआ, तो कम होने के पीछे ये था कि माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी लगातार जीत दर्ज किए और जीत रहे हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ता हताश थे, निराश थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था शीर्ष नेतृत्व है नहीं और वोट दे भी देंगे कांग्रेस के तो उससे क्या होना है, सरकार तो आनी नहीं है, तो इस तरह से वोट प्रतिशत कम हुआ। तो जीत हार का अंतर जरूर भारतीय जनता पार्टी का कहीं कहीं कम हो सकता है, लेकिन मतदान का प्रतिशत आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को और माननीय मोदी जी की गारंटी को लगातार वोट मिल रहे हैं और वोट का जो है परिणाम भी 2 से 3-4 बजे बाद आप लगातार जब स्थिति स्पष्ट होगी तो ये हमें सबको दिखेगा सामने कि जनता ने जो जनादेश दिया वो बिल्कुल सिरोधारी है और वो लगातार भारतीय जनता पार्टी के प्रति अपना विश्वास व्यक्त करते आ रहे हैं। जी, इसी के साथ साथ लगातार तमाम वोटर्स जो हैं वो उन्होंने वोट दे दिए हैं, लगातार मतपत्र मतपेटियां जो है वो खुलती हुई नजर आ रही है। लेकिन विकास जी, राजस्थान के क्या कुछ मुद्दे रहे हैं जिन पर वोट डले हैं? तमाम चुनावी रैलियों में तमाम तरीके के मुद्दे जो हैं वो नजर आए हैं, लेकिन राजस्थान के मुख्य मुद्दे क्या रहे हैं? पीने के पानी की समस्या एक बड़ा मुद्दा है, इसी के साथ सड़कों की व्यवस्था जो है वो एक बड़ा मुद्दा है और जिस चीज को लेकर के, क्योंकि भजन लाल सरकार अभी आई है, लगातार इन मुद्दों पर काम करती हुई भी नजर आ रही है, लेकिन लोकसभा चुनाव को लेकर के क्या ये मुद्दे जो है ये जनता के जहन में थे और कहीं ना कहीं उन्हीं का परिणाम देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, आप देखें कि ईआरसीपी का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा था जो काफी समय तक लटकाया हुआ था। जो मुख्यमंत्री वसुंधरा जी जब तत्कालीन मुख्यमंत्री थी तब ये शुरू हुआ था ईआरसीपी का मुद्दा, वो पूरा नहीं हो पाया था। उसको अभी भारतीय जनता पार्टी माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जी ने त्वरित रूप से केंद्रीय जल शक्ति मंत्री के साथ और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो अब सरकार का यहाँ शपथ ग्रहण समारोह के बाद इनिशिएटिव लेते हुए ईआरसीपी के मामले को त्वरित निस्तारण के लिए उसका कार्रवाई शुरू कर दी गई।
और दूसरा यमुना जल वाला मामला था, यमुना जल वाला समझौता जो हरियाणा से होना था, जो भी तुरंत प्रभाव से माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। उसके बाद आप देखिए जो रोड के कार्य थे, जो सड़क के कार्य थे और कई ऐसे आवश्यक टेंडर थे 141 के लगभग, जिनकी जो है स्वीकृति ली जानी थी, उनको आचार संहिता के दौरान भी बीच में चुनाव आयोग से इनसे स्वीकृति लेते उनको त्वरित निस्तारण करने के लिए कहा। तो लगातार जो है वो कार्य के प्रति जो काफ़ी समय से अटके लटके भटके हुए जो कार्य थे उनको पूर्ण करने का जो माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने राजस्थान के स्तर पर त्वरित एक्शन लिया, तो उस एक्शन में वो कहीं कमी रही नहीं। अब जो है कांग्रेस के जो 5 साल और यहाँ के जो 100 दिन है, जो 5 साल में कांग्रेस नहीं कर पाई, वो 100 दिन में यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। तो वो वोट और केंद्र सरकार के जो तमाम वो कार्य हैं जो काफ़ी समय से लंबित थे, जो माननीय मोदी जी ने पिछले 10 साल में उनको पूर्ण किया और एक ऐतिहासिक जो रिकॉर्ड भारत में बना है, जो विश्व में जो एक पहचान बनी है माननीय मोदी जी के विशाल और विस्तृत कार्यों से, तो आज वो उसी की बानगी है कि आज जिस तरह से मतदान प्रतिशतता लगातार पूरे भारत में भारतीय जनता पार्टी की प्रति एक रुझान है और ये कुछ ही समय बाद और अच्छा सामने आने लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी की मजबूत सरकार बनने को जा रही है। जी, वैभव गहलोत लगातार पीछे चल रहे हैं और जिस तरीके से अशोक गहलोत जो है उनका कंसंट्रेशन जो था वो वैभव गहलोत की सीट पर लगातार बना हुआ था, लगातार वे वहां पर चुनाव प्रचार करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन वहां पर भी बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। बीजेपी की जो भी मशीनरी है वो वहां पर कई बार एक्टिव नजर आ रही थी और जिस तरीके से वैभव गहलोत पीछे चल रहे हैं इसको लेकर के क्या कुछ अपडेट्स सामने आ रहे हैं? लगातार तमाम वोटों से वो पीछे चल रहे हैं, इसको लेकर के आपका क्या कुछ कहना है? क्या बीजेपी ने जिस तरीके से वैभव गहलोत की सीट पर ताकत झोंकी थी कहीं ना कहीं उसका परिणाम देखने को मिल रहा है? ये बहुत बड़ी विधि विडंबना है कि जो 3 बार जो मुख्यमंत्री रह गए हो राजस्थान के अशोक गहलोत साहब, वो अपने पुत्र को जिताने के लिए भरसक प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनके कार्यशैली, उनकी कार्य योजना इस प्रकार की रही कि वो अपने पुत्र को सांसद में जिताने के लिए वो, क्योंकि जनता इस बात को भली भांति रूप से जान चुकी है कि 3 बार मुख्यमंत्री रहे अशोक गहलोत साहब ने जनता के साथ क्या किया और कार्यकर्ताओं के साथ क्या किया और नेताओं के साथ क्या किया। तो आज वो स्थिति है कि जब वैभव गहलोत जी पहले जोधपुर से और अब जालोर से चुनाव लड़ रहे हैं, तो ये दूसरी बार उनका लगातार हारना ये प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है अशोक गहलोत साहब की राजनीति में भी कि आज ऐसी स्थिति हो गई कि 3 बार के रहे मुख्यमंत्री को जो है वोट जनता नहीं कर पा रही है। तो ये कांग्रेस की कहीं ना कहीं एक विफलता है कि कांग्रेस ने जो अपने इतने सालों में जो कार्य किए हैं वो कार्य के प्रति जनता का जो है वो एक सीधा सीधा मैंडेट नजर आ रहा है कि कांग्रेस ने किस तरह से जनता को गुमराह किया है। और भारतीय जनता पार्टी के जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्य और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के जो कार्य हैं, ये उन पे मोहर लग रही है कि मुख्यमंत्री गहलोत साहब ने पूरे अपने जितना जोर उनको राजनीति का लगाया, जितना संसाधनों का उपयोग किया, जितना उन्होंने धन बल भुजबल और जितना उनके 3 बार मुख्यमंत्री रहने के बाद जो उन्होंने अपने कार्यभार को देखते हुए अधिक से अधिक मजबूती की, उसके बावजूद उनकी स्थिति बड़ी विकट हो रही है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कांग्रेस ने अब तक क्या किया होगा राजस्थान में। जी, इसी के साथ साथ विकास जी, महिला वोटर्स को लेकर के लगातार बातचीत चल रही थी कि महिला वोटर्स के लिए भजनलाल सरकार लगातार काम कर रही है, लगातार उनको प्रेरित कर रही है, लगातार उनके लिए, उनके विकास के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए लगातार काम कर रही है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी लगातार कहते आए हैं कि आधी आबादी के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं, क्या लगता है महिला वोटर्स कहीं ना कहीं बीजेपी के पक्ष में खड़ी हुई इन चुनावी आंकड़ों के बाद नजर आ रही है? बिल्कुल, आप देखें कि महिला वोटर्स नारी शक्ति वंदन अधिनियम जब लागू किया, नया पार्लियामेंट भवन बना उसके बाद से, तो महिलाओं के प्रति, चाहे वो मुस्लिम महिला हो, चाहे हिंदू महिला हो, चाहे आम गृहिणी हो भारत की, उनके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो लगातार योजनाएं, चाहे वो मुस्लिम महिलाओं के लिए 3 तलाक के माध्यम से और नारी शक्ति वंदन अधिनियम के माध्यम से महिलाओं को जो एक मजबूत अधिकार देने का जो कार्य किया है, तो आज महिलाओं के टिकट में आप अंजू देवी शर्मा जी को जयपुर से देख लीजिए, वो महिला है और आप देखें कितने मतों से यहाँ जीत रही हैं। तो जहाँ जहाँ मौका देने का जो कार्य किया है, तो आप इस बात को महत्वपूर्ण रूप से माने कि महिलाएं जितनी सशक्त माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से हुई है, वो अब तक पूर्व में कभी हुई नहीं। और महिलाएं अब जो देश हित और राष्ट्र हित में लगातार कार्य कर रही है, तो एक बहुत बड़ा वोट बैंक है जो 2014 में 2019 में माननीय महिलाओं ने ही इस राष्ट्र की सरकार को मजबूती से बनाने का हर बार प्रयास किया है। 2014 में, 2019 में, अब 2024 में भी आप देखें
कि एक मातृशक्ति ने जो वोट दिया है वो विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी के प्रति अपना विश्वास जताया है और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथ को मजबूत किया है, तो उसी की परिणति है कि एक से एक नए ऐतिहासिक फैसले लेके माननीय महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट जैसा कानून भी लागू किया है। उसमें कई धाराओं से सुरक्षा देने के लिए, क्योंकि वर्षों से जो कानून चल रहा था उसमें अपराधी आरोपी कई घटनाओं के कारण छूट जाते थे और महिलाओं के खिलाफ जो हो रहे थे अपराध उन पर अंकुश नहीं हो पा रहा था। तो अब वो क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट 1 जुलाई 2024 से लागू हो जाएगा। उसमें सजा, अपराध, आरोपी के खिलाफ जो कार्रवाई होनी है उसका सबका तय समय होगा और सजाओं में भी जो जहां महिलाओं के खिलाफ जो अपराध है उनमें गंभीर अपराधों के खिलाफ जो सजा की बढ़ाए गए हैं, कुछ धाराएं हटाई गई है, कुछ जोड़ी गई है, जिससे सशक्त महिला मजबूत हो सके और अपराध पे अंकुश लगाया जा सके। तो ऐसे ऐसे जो बड़े फैसले जो लिए हैं वो फैसले माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के ऐतिहासिक फैसले हैं जो महिलाओं के हित में हैं। जी, इसी के साथ साथ कांग्रेस के उम्मीदवार राम बेनीवाल जो हैं वो लगातार बाड़मेर से बढ़त बनाए हुए हैं, क्योंकि ये सीट काफी इंटरेस्टिंग बनी हुई थी, क्योंकि रविंद्र सिंह भाटी यहां से चुनाव लड़ रहे थे और इस सीट पर ये खबरें सामने आ रही है, जो कि आंकड़ा सामने आ रहा है चुनाव आयोग की ओर से। भाजपा इसमें तीसरे नंबर पर है, जो कांग्रेस है वो पहला स्थान लगातार बनाए हुए है। इसके साथ साथ रविंद्र सिंह भाटी जो है वो दूसरे स्थान पर है। तो कहीं ना कहीं बाड़मेर की सीट पर एक बड़ा उलटफेर देखा जा सकता है विकास जी। वहाँ त्रिकोणीय जो संघर्ष जैसा आपको सबको दिख रहा है और दिखाई दे रहा है, तो वहां पर जो स्थिति है वो वोटों का जो किस प्रकार का ध्रुवीकरण हुआ और क्या स्थिति रही अभी 2-3 बजे तक और देखने का विषय है। क्योंकि यहाँ पर जो लगातार वोटों का ध्रुवीकरण 3-3 चुनाव लड़ने से जो स्थितियां बदली है, तो किस तरह से वोटों का क्या जाति, पाति, भाषा और क्षेत्रवाद को लेके जो हुआ है, तो कुछ समय बाद जब 2-3 बजे के आसपास जब पता लगेगा तो ये पूरी तरह से सामने आ पाएगा कि स्थितियां क्या है। और भारतीय जनता पार्टी के जो कद्दावर नेता है पूर्व में लगातार जो यहाँ से जीते हुए हैं, तो अब स्थिति में जो वोटों का इजाफा है जो भारतीय जनता पार्टी के, तो वो कुछ समय बाद हम इस बात को तय कर पाएंगे 3 से 4 बजे के आसपास की क्या स्थिति रहती है। जी, इस सीट पर लगातार जो निर्दलीय उम्मीदवार है रविंद्र सिंह भाटी वो लगातार यहां से टिकट मांग रहे थे। खबरें सामने आ रही थी कि वो बीजेपी से टिकट चाहते हैं, लेकिन बीजेपी ने उन्हें टिकट नहीं दिया। कहीं ना कहीं अपने जो बड़े नेता हैं उन पर उन्होंने विश्वास जताया और उन्हें टिकट दिया, लेकिन वो इस वक्त तीसरे स्थान पर चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि रविंद्र सिंह भाटी को इस सीट से टिकट देना चाहिए?